नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में कुछ अनकही कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है। आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको हमीदा खातून से, जो सद्भावना से 16-17 सालों से जुड़ी हुई हैं और आज वो प्रोग्राम डायरेक्टर फील्ड का काम देख रही हैं। उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में लड़कियों को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने उनके नेतृत्व को इस ऐसे गैर परंपरागत काम से जोड़ा है कि जब देखते हैं कि इस पे मेन कंट्रीब्यूशन एक खास तौर के मेल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। उन्होंने चुनौती दी और लड़कियों को इस काम में ले पाई और नए आयाम खोल पाई। तो मिलते हैं हमीदा खातून से। तो स्वागत करती हूँ हमीदा आपका। सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज हम आपस में बात कर पा रहे हैं। तो कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई? कैसे आपको लगा कि मुझे महिला के मुद्दों में काम करना है? और थोड़ा-सा अपने जीवन के बारे में हम लोग को बताइए। जी, तो पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए मुझे आमंत्रित किया, इतना अच्छा मौका मुझे दिया, जहाँ पर मैं अपने बारे में तो बताऊँगी ही, साथ-साथ अपने काम के बारे में और जिस तरह से काम की शुरुआत हुई है, जो साथी इसमें जुड़े हैं, उसके बारे में बात कर पाऊँगी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसे आपने पूछा कि मेरी ज़िंदगी के बारे में, तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, तो मेरी पैदाइश अयोध्या की है और अयोध्या में एक मोहल्ला है, कश्मीरी मोहल्ला, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। और बहुत सारे, जैसे अमूमन लड़कियाँ बहुत सारे ख्वाब अपने आँखों में भर के रहती हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरे होंगे या कई बार नहीं होंगे। तो उस तरह की ज़िंदगी मैं जीती रही हूँ और जहाँ से मैं आती हूँ, ख़ासकर वहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी उस ज़माने में, जब मैं बड़ी हो रही थी, मैं नौजवान हो रही थी। सपने बहुत थे, लेकिन सपने का रास्ता क्या होगा ये पता नहीं था। तो मैंने अपनी पढ़ाई, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती थी लोगों को पढ़ते हुए देख के, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर पढ़ाई का जो पूरा, एक तरह से कहा जाए, पूरा जो सिस्टम था वो एक तरह के तबकों के लिए था। यानी बहुत क्लास में बटा हुआ था। जो अमीर लोग थे उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे। तो हमें लगता था कि मुझे भी पढ़ना है। और बचपन से सुनती थी कि जो लोग पढ़ाई करते हैं और शिक्षा में आगे जाते हैं वही कुछ बन पाते हैं। तो ये दिमाग में था, लेकिन रास्ता नहीं पता था। और क्योंकि मेरे परिवार में भी माली हालत बहुत ख़राब थी, जैसे कहते हैं कि कमाने वाला एक और खाने वाले 10, तो उस टाइप से मेरे पिताजी इकलौते कमाने वाले और हम 5 बहन और 2 भाई। तो पढ़ाई के लिए बहुत शिद्दत से नहीं हो पाता था कि हम पढ़ पाते। तो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए मज़दूरी की और मज़दूरी करने के साथ-साथ मैंने, मतलब, पढ़ाई भी क्या, मज़दूरी भी करती रही। और उस मज़दूरी से मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। और एक वक़्त ऐसा है कि इंटर में जब मैं पास हुई, तो उस समय जो है मुझे एक अवार्ड मिला था 20,000 रुपए का। ये स्टेट गवर्नमेंट का था कि कोई भी इंटर पास करेगा तो उसे 20,000 रुपए मिलेगा, और भी फर्स्ट डिवीज़न। तो मैं काम भी करती थी और इंटर में मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और फिर उससे मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिली कि मैं पढ़ सकती हूँ, और पढ़ाई की इसी वजह से ये हुआ। और उस समय मेरे पूरे मोहल्ले में, और मतलब इस बात को लेकर बहुत खुशी पैदा हुई और एक तरह से ये सोच आई कि अरे, हमीदा पढ़ रही है तो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि वो कभी-कभी क्या होता है, जब आप बहुत ऐसे तबके से आते हैं जहाँ पर पैसे बहुत मूल्य होते हैं उनके लिए, तो वो लग रहा था कि पढ़ाएँगे तो शायद पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस सोच के साथ नहीं कि पढ़ाएँगे तो बहुत सारे मौके होंगे। उन्हें लग रहा था कि मेरी बेटी भी पढ़ती तो उसको भी 20,000 मिलता। तो खैर, ये तो लोगों की सोच थी। लेकिन मैंने पढ़ाई जारी रखा। 20,000 मिलने के बाद तो फिर मैंने बीए में एडमिशन किया और मैंने सोशियोलॉजी से पढ़ाई किया। अयोध्या में एक कॉलेज है, साकेत डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और पढ़ाई के बाद भी मैंने काम नहीं छोड़ा। मतलब पहले मैं मज़दूरी करती थी, लेकिन जब पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ा तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। फिर मेरी एक और जॉब लगी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में। तो मैं ग्रेजुएशन का पहला साल था जब मैं, मतलब, काम शुरू की हूँ। और तब से लेके मैंने लास्ट ईयर तक 3 साल मैंने
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में एज ए सुपरवाइजर काम किया। तो उसने मुझे बहुत ताकत दिया और मुझे लगा कि आपकी अगर पहचान बननी है और आपको अपने सपनों पे काम करना है तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि हम जिस माहौल से भी आते थे वहाँ पर भी हमने देखा जिस तरह की तंगी और वो किस तरह से दूर हो सकती है। मुझे लगा पैसा एक साधन था जहाँ पर हम सारी चीज़ें कर पाते थे। और हमने देखा कि जब हमने कमाना शुरू किया तो घर में एक तरह की बदलाव आया, क्योंकि मेरे अब्बा काम करते थे लेकिन एक समय के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी डेथ भी हो गई। तो बहुत ज़्यादा बर्डन मतलब माँ के ऊपर आया। वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि किसी भी बेटी की शादी नहीं हुई थी। तो मैं एक तरह से उनके लिए एक रिसोर्स बन के खड़ी हुई, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। उन्हें लगा कि मेरी और बेटियों की शादी हो जाएगी तो वो रफ्ता रफ्ता हुआ। मेरी बड़ी बहनों की शादियां हुई और जो अम्मा को लगता था कि अब शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके अब्बा नहीं हैं। तो ये सब हुआ। मेरे भाई भी 2 थे लेकिन वो भी क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे तो वो सीजनल काम, तो वो उस तरह से होता है कि सीज़न में बहुत पैसा कमाएंगे, उसके सीज़न ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो गया सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ें थी। और लेकिन एक चीज़ मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ आप जो नई दुनिया देखते हैं, नया विकल्प आपको दिखता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। पहले आप अपने मोहल्लों को जानते हैं, फिर मोहल्ले से आप दूसरे मोहल्ले को भी जानते हैं, फिर मोहल्ले से लोगों को भी आप जानना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने बहुत कुछ जाना समझा। मतलब अयोध्या की ऐसी सी गलियां हैं जो मैं जानती हूँ, वहाँ के लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो मुझे लगा कि वो एक मेरे लिए एक मोड़ था जहाँ पर ये समझने के लिए कि जो एक लड़की का आत्मविश्वास होता है, उसके सपने होते हैं और सपने बुनने के जो रास्ते होते हैं उसको कैसे खुद से क्रिएट करना है। तो ये मेरा मतलब एक शुरुआती दौर रहा है। और फिर मैं ऐसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और फिर मैं 2007 में लखनऊ आई। बहुत सुनते थे लखनऊ बड़ा शहर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग गांव से आते हैं जॉब करने के लिए, बहुत जिंदगियां बदल जाती हैं। तो बस एक सपना लेके आई थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। और जो ये हालात है, खासकर एक औरत होने के नाते जो बार बार यही कहा जाता है कि बस तुम्हें तो शादी में जाना है, शादी में जाना। और मेरी बहनें गईं क्योंकि मुझे भी पढ़ाते हुए जब लोगों ने देखा, पढ़ते हुए देखा, तो यही कह रहे थे इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि ये जब पढ़ जाएगी तो इसके मुताबिक लड़का नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में लड़के तो ना के बराबर पढ़े होते हैं। तो अगर मैं ज्यादा पढ़ जाती तो मेरे बराबर के लड़के नहीं मिलते तो फिर शादी नहीं होती। और एक तरफ ये सोचा जा रहा था कि और लड़कियों को इसलिए पढ़ाना है, मतलब और लोग सोच रहे थे इसलिए पढ़ाना है क्योंकि शादी के मार्केट में ले जाना है, क्योंकि आजकल उन्हीं की शादी अच्छे घरों में हो रही है जो लड़कियां थोड़ी पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसे भी दौर मैंने देखे। लेकिन हमारे जहाँ पर मैं रहती हूँ और जो हमारा कुंबा था उसमें तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम लोगों का जो कास्ट है वो भी एक तरह का मुस्लिम दलित है। तो इसलिए हम जो कम्युनिटी में थे तो सारे मुस्लिम उच्च जाति के, और हम लोग थोड़ा जिनको वो लोग बोलते थे ये लोग तो छोटी जाति के लोग हैं। तो वो भी एक तरह का पहचान के साथ हम जी रहे थे। तो उस पहचान के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो एक तरह का अपने लिए नया मुकाम होता है, अन्य लड़कियों के लिए नया मुकाम होता है, लेकिन बहुत कुछ और लोगों के लिए दिमाग में छोड़ के जाता है। बहुत सारे रास्ते खुलते हैं औरों को के लिए, जी, है जी, जी, जो शायद जब आपने 20,000 पहली बार वो स्कॉलरशिप मिली होगी तो ना जाने कितनी लड़कियों ने ये सपना देख पाने की जरूरत की होगी। बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम ये कर सकते हैं, अगर हमीदा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पेरेंट्स ने मौके दिए होंगे कि नहीं तुम निकलो। तो बहुत ही प्रेरणादायक रहा हमीदा आपका पूरा, मतलब ये तो कोई भी सुनेगा तो आजकल के भी कई तरह की चुनौतियां हैं और मुझे लगता है कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को कि ये तब की बात कर रही हैं जब शायद आसपास आपके पास में कोई ऐसा आसान तरीका नहीं होगा, है ना, पढ़ने का। भी तो हमारे पास मोबाइल है, डिजिटल चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। जी। तो बहुत मतलब खूबसूरत तरीके से आपने अपनी चीजों को रखा। और हमीदा, बस इसी में ही हम और जानना चाहते हैं कि कैसे आप फिर सद्भावना के साथ फिर कैसे आपका जीवन की शुरुआत हुई, कैसे आपने सोचा है इस मुद्दे पे मुझे महिलाओं के मुद्दों पे काम करना है। जी, तो सपने तो आंखों में थे ही और तब से मैंने सोच लिया था कि सपने देखना है तो खुली आंखों से, बंद आंखों से देखोगे तो सुबह हुई और फिर भूल जाते हैं। ऐसे बचपन से कहा गया है कि जो है सपना भूल जाना होता है और फिर याद नहीं आता है। लेकिन हमने सोचा कि
हमने सोच के रखा, और हर लड़कियों को मैं बताती हूँ कि सपना हमेशा खुली आंखों से देखो, जो हमेशा जिंदा रहेगा, जिसके लिए आप कुछ कर पाएंगे। तो एक सपना लेके मैं 2007 में लखनऊ आई, और लखनऊ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे हमने लोगों को काम करते हुए देखा, औरतों को देखा काम करते हुए। तो मैं एक इदारा से जुड़ी थी जिसका नाम था सनत कदा। तो मैं 2 साल वहाँ जुड़ी रही, अलग अलग ट्रेनिंग्स में जुड़ती रही, और महिला अधिकारों पे जो संस्थाएं काम कर रही थी उनके साथ जुड़ के ऐसे काम देख रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने जब उनके साथ जुड़ के देखा कि हमीदा की ज़िंदगी और हमीदा का बैकग्राउंड एक लौता बैकग्राउंड नहीं है। हमीदा जैसी हज़ारों लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियां जिनकी कहानियां पर्दों के पीछे है। मतलब मुझे मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन ऐसी बहुत सारी हमीदाएं हैं जो मैंने लखनऊ में देखा, और वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि मुझे लग रहा था मुझे अपना शहर में कुछ काम करना है, अयोध्या में जाके वापस से कश्मीरी मोहल्ले में कुछ काम। मुझे लगा नहीं, मैं वहाँ बदलूं या लखनऊ में कुछ बदलूं, मुझे लगता है कि कई हमीदाएं खड़ी हो सकती हैं। तो मैं 2009 में सद्भावना ट्रस्ट में जुड़ी, और सद्भावना ट्रस्ट में मैं जुड़ी थी एज ए पार्टिसिपेंट। इनकी एक वर्कशॉप चल रही थी लीडरशिप बिल्डिंग के ऊपर। तो मैं जब पहली दफ़ा उसमें जुड़ी तो मैंने बहुत कुछ जाना, जेंडर के बारे में जाना, पहचान के बारे में जाना, कैसे हम लोगों को पहचानते हैं, कैसे हम लोग हमको पहचानते हैं, हम खुद को कैसे पहचानते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बारीकियां होती हैं जब आप समाज में चलते हैं, कैसे लोग इमेज आपके बारे में बनाते हैं। तो उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत इंसाइट दिया, और मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कुछ। तो फिर मैं सद्भावना के साथ जुड़ गई, और सद्भावना के साथ पहले मैं पार्टिसिपेंट के रूप में जुड़ी, फिर मैं प्रोग्राम असिस्टेंट बनी, और फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनी, और सेम प्रोग्राम मैं संभालने लग गई। जो मैं देख रही थी कि पहले जो काम हो रहा था वो कम्युनिटी में महिलाओं के साथ नहीं, लेकिन ऐसी संस्थाओं के साथ जो उत्तर प्रदेश में खासकर संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उनकी जो कार्यकर्ताएं कम्युनिटी से निकल के आ रही हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनका कैसे क्षमता विकास किया जाए, इस मुद्दे पे वो काम कर रही थी, जिसमें मैं जुड़ी थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। मतलब वो तो अलग अलग संस्थाओं में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन मैं सद्भावना ट्रस्ट के जरिए लखनऊ में कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैंने 2009 से लखनऊ में खासकर लड़कियों के साथ काम किया, और जिसमें हमने पूरा जो कोशिश किया कि कैसे हम लीडरशिप लाएंगे, लेकिन थ्रू जेंडर और टेक्नोलॉजी। तो हम कैसे क्योंकि मुझे दिखा ना कि जब मैं काम की दुनिया में निकल के आई तो मैं पहली बार तो अपने आप को समझ पाई कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशें थी, मैं क्या करना चाहती थी, और मैं लोगों के सामने क्या मुकाम हासिल करना चाहती थी और मिसाल बनना चाहती थी। तो मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा जो काम करूँगी वो औरतों और लड़कियों के नौकरी की दुनिया में भागीदारी को बढ़ाना, कि कैसे, और ऐसे कामों में जिसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि पुरुष नज़र आते हैं, और ऐसे काम जो नॉन ट्रेडिशनल माना जाता है, जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और अभी तो डिजिटल की बहुत दुनिया चल रही है। तो ऐसे दुनिया में कैसे हम लड़कियों की भागीदारी बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैसे उसमें लाया जाए। तो इस सोच के साथ हमने काम शुरू किया 2009 में, और जिस तरह के हमने काम किए, सेम हमने देखा कि लड़कियों के पास अपनी एजेंसी नहीं है ना अपनी बात कहने की, ना अपनी पहचान को एक्सप्लोर करने की, कि मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, लेकिन मैं भी कुछ हूँ। तो वो जो मैं भी कुछ हूँ ना, वो समझ पाना उनके लिए बहुत जद्दोजहद का काम था। तो पहले सेल्फ स्टीम पे काम करना, कि खुद को भी खोजो। कुछ, हाँ, वो भी कुछ है, केवल वो रिश्ते नहीं है कि वो बहन, बेटी, माँ, केवल यही नहीं है, एक औरत उसके ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पहचान है वो कहीं गुम हो गई है। आप खोजोगे तो आपको लगेगा कि समंदर से मोती निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम हो जाता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको अपने बारे में पता लग जाता है, तो जब आप अपने बारे में आत्मविश्वास पैदा कर लेते हैं, अपने आप पे विश्वास करने लग जाते हैं, अपनी मोबिलिटी को समझने लग जाते हैं, तो वहां से हमारी शुरुआत होती है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने बोला कि काम की दुनिया में हमें सहभागिता बढ़ानी है, और ऐसे काम जिसमें हम देख रहे हैं बहुत ही परंपरागत
तरीके से लोग हैं या फिर बहुत ही अलग क्लास के लोग हैं। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया और फिर हमने शुरू किया। किस तरह का हमीदा शुरुआत में किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिली? तो अगर हम शुरू में बात करें तो जब हम काम करते थे तो सबसे पहले तो बहुत मोबिलिटी का बहुत वो होता था कि लड़कियों को क्यों बाहर निकलना है और ये उनके लिए क्यों ही जरूरी है। और वैसे भी जो सदियों से हम सुनते आए हैं कि लड़कियां क्या ही कर लेंगी, आखिर उनको तो मतलब शादी करना बिल्कुल है, शादी करके ससुराल जाना है। और जो इन्होंने पढ़ भी लिया है तो ये इसलिए पढ़ लिया है कि अच्छी जगह शादी हो जाए, शादी अच्छी जगह हो जाए। और अगर आपके हस्बैंड कहीं विदेश में हैं तो चिट्ठी पत्री करने का काम कर लें, चिट्ठी पत्री लिखने का काम कर दें, पढ़ने का काम कर दें और बच्चों को ट्यूशन खुद ही पढ़ा लें तो वो भी पैसा बच जाए। तो इस तरह की चीजें लोगों के अंदर थी। और जब हम खासकर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे तो लड़कियों के लिए बिल्कुल मतलब अलाउ नहीं था। मैंने लखनऊ में भी देखा कि जब मैंने काम शुरू किया तो जब हम कहते थे कि लड़कियों को कंप्यूटर सिखाएंगे, क्योंकि हम भी थोड़ा रणनीतिगत तरीके से जाते थे, हम नहीं कहते थे हम फोटोग्राफी सिखाने आए हैं या फिर हम वीडियोग्राफी सिखाएंगे, हम ये कहते थे हम लड़कियों को कंप्यूटर सिखाएंगे। लड़कियों के लिए तो बहुत आई कैची होता था कंप्यूटर, क्योंकि 2009 और 2012 के बीच में अगर बात करें तो लड़कियां टाइम पे कंप्यूटर का बहुत क्रेज हुआ करता था। बिल्कुल लड़कियां भी उसी उत्सुकता से उसको सोचती थी, देखती थी, लेकिन उनके पास मौके नहीं थे क्योंकि परिवार ज्यादा उनके ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था। क्योंकि जो एक मानसिकता है कि इनके ऊपर खर्च करके करेंगे क्या, जो हमने पहले बोला कि शादी ही हो जानी है तो खर्च अगर करना है तो लड़कों पे खर्च करो, क्योंकि वो एक तरह का वंश बढ़ाएंगे और एक तरह से हमारी देखभाल करेंगे, हमारे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। तो उस तरह की सोच थी। और जब हम इस तरह से लोगों से बात कर रहे थे तो हमें बहुत नकारात्मक पहलुओं का सामना करना पड़ा कि आप ही क्या ही सिखा दोगे और ये लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी, ज्यादा जो है अगर पढ़ लिख जाएंगी तो वही जो हमने अपने बचपन में सुना था वही कि इनकी शादियां नहीं होंगी, कौन करेगा अगर ये ज्यादा सीख जाएंगी। और हमारे यहाँ तो ज्यादा बाहर निकलेंगी ना तो इनको कोई पूछेगा नहीं, ये कहा जाएगा कि तो बाहर निकलने वाली लड़कियां हैं। अब बाहर का मतलब अपने मोहल्ले से बाहर अगर निकल गई तो वो भी बाहर जाने वाली लड़कियां हैं। तो तमाम किस्म की चीजें, फिर वही बार बार की 4 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए, दिन भर अगर मतलब लड़कियां जब ट्रेनिंग में आती थी, मुझे याद है कि दिन भर उनके घर से कोई ना कोई फोन करता था, कहाँ हो, कब आओगी। 4 बजे नहीं फोन आना शुरू, किसी किसी के माँ बाप तो बैठे रहते थे जब ट्रेनिंग चलती थी कि वो देखते थे कि क्या सीख रही हैं। और ये कंप्यूटर इतना महंगा कोर्स होता है, उस समय तो महंगा ही था। इतना महंगा कोर्स होता है, ये फ्री में कैसे सिखा रही हैं, तो कुछ और तो नहीं सिखाया जा रहा है। तो लोग बैठे होते थे और हमें भी लगता था ठीक है उनको भी देखना चाहिए और क्या पता वो भी सीख जाए हमारे सिखाने से। तो ऐसे दौर हमने देखे हैं और बहुत मुश्किल से भरोसा हो पाया है हमारे ऊपर। तो जब लड़कियां सीखी ना तो हमने देखा कि एक साल का कोर्स हम करते थे और हम कंप्यूटर के लिए मतलब कंप्यूटर कह के लड़कियों को मोबिलाइज करते थे। और कंप्यूटर के साथ साथ फिर हम उनको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सब सिखाते थे, उनके हाथ में कैमरा देते थे। तो यही कहती थी कि कैमरा जब हमारे हाथ में आता है तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है और लगता है हम अलग चश्मे से, अलग नजर से नई दुनिया को देख रहे हैं, ऐसे लड़कियां कहती थी। तो हमें लगता था कि लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती हैं और ये कोर्स सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ नौकरी की दुनिया में उनकी भागीदारी बढ़ाना चाह रहे हैं, बल्कि और भी विकल्प दे रहा है। सेल्फ एस्टीम जो आप बात कर रहे हो ना कि अंदर से वो कॉन्फिडेंस फील कर पाना कि हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं उनसे कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने काबिलियत पे और हौसला जाहिर कर पाना, उसको ठप्पे से क्लेम कर पाना कि मैं इसको कर पाऊंगी और करती हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारी अपनी कम्युनिटी की कहानियां लेके आई लड़कियां। फोटोग्राफी का जब सेशन हुआ तो उन्होंने अपने मोहल्ले की छोटी छोटी चीजों को उस कैमरे में कैप्चर किया और लाके प्रेजेंट किया और हम बहुत ही ऐसे शॉक्ड रहे कि अरे ये सब तो हमने सोचा ही नहीं। तो वो जिस तरह से वो चीजों को देखती थी और अभी भी जो लड़कियां देखती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। बात है बस मौका मिलने की, कि कैसे हम मौका दे पाए। हमीदा, कोई एक कहानी ऐसी जो आपके मन को छू गई हो, कोई ऐसा बदलाव आपने देखा हो किसी के अंदर जो आपको आज भी याद हो? मुझे लगता है कि कहानियां तो कई हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब 2012-13 की बात है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारे हर साल एक बैच ऐसे चलता था।
तो एक ग्रुप निकल के आया, उन्होंने कहा कि हमको तो अब घर वापस नहीं जाना, मतलब क्योंकि 1 साल के कोर्स के बाद लड़कियां कहती थी कि अब तो नहीं जुड़ने को मिलेगा क्योंकि आपका कोर्स खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से हम घर से निकले हैं, तो हमको तो जॉब करना है। तो ये जॉब करने की जो इच्छा थी ना, वो मुझे लगा कि बहुत मेरे लिए बहुत दिल को छूने वाला था कि अगर इनके जैसे मुझे मेरे ज़माने में ऐसे कोई मिलता दिशा दिखाने वाला, तो शायद मैं भी कुछ और कर लेती। तो जैसे एक ग्रुप आया, उसने मुझे बोला कि मुझे तो सोशल एक्टिविस्ट बनना है। और उस समय हम लोग जब काम कर रहे थे तो हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन थे, तो हमारे पास 2 ही 3 लोग थे जो इस पूरे काम को मैनेज कर रहे थे। और फिर लगा कि ये भी बात सही है, हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर औरतें और लड़कियां आके कह रही हैं कि हमें के घर ही जाना है, उनको घर ही तो जाना क्या है, बदलाव कर पाएंगे, क्या बदलाव कर पाएंगे। और फिर वहां से हमको एक इंसाइट मिला कि जो लड़कियां और औरतें उठ के आ रही हैं और जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हमें इस सेक्टर में महदूद रहना है, हमें अपनी पहचान बनानी है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक बेखौफ नजरे प्रोग्राम शुरू किया। और जिसमें ये था कि हम कैसे जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, लड़कियों के, औरतें के जो व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उसको कैसे सामूहिकता में बदला जाए, कैसे वो एक की लड़ाई नहीं, लेकिन हम अगर हर लड़की के एक घर को छोड़ के तीसरे घर में देखें तो वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सबका यही है कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है। तो कैसे एक लड़की, एक औरत की लड़ाई को हम सामूहिक कर पाए। तो उस तरह से हमने बेखौफ नजरे करके एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया था, और जिसमें उन लड़कियों को पूरा वुमेन बिल्डिंग की कार्यशाला देते थे कि कैसे वो पूरा एक तरह के एडवांस तरीके से वो कैसे डिजिटल को समझें, कैसे वो टेक्नोलॉजी को समझें, कैसे वो साझेदारी को समझें, कि ये सब जो सीखा है उसको कैसे हम ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करें। तो वो हमने शुरू किया, और हमने देखा कि पहला साल हमारा इतना अच्छा गया कि उसका ये है कि वही लोग आज हमारी संस्था में हैं, वही लोग जो लोग बेखौफ नजरे के पहले पार्टिसिपेंट रहे हैं, वो हमारे संस्था में अभी पूरी संस्था को मैनेज कर रहे हैं। जो पहला ग्रुप जो निकला था, तो अभी भी आप देख पाएंगे कोई एक है जो पूरा डिजिटल मैनेजमेंट कर रहा है, डिजिटल कार्यक्रम को देख रहा है, कोई है जो बेखौफ नजरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोई है जो है वो नई कौशल नई राहें करके एक प्रोग्राम। तो सारे लोग इंक्लूडिंग मी कि सब लोग उसी कम्युनिटी से आए, और हम लोग फिर एक तरह से संस्था में संचालन कर पाए। तो मुझे वो स्ट्राइक करता है जब कोई पूछता है कि आपको क्या चीज़ याद है, तो मुझे लगता है कि वो बेखौफ नजरे प्रोग्राम, जिसको हमने कहा कि जो लड़कियां सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं और अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बदलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा होना चाहती हैं, तो वो अभी मैं देख पा रही हूँ कि उसका एग्जाम्पल है कि हमारी पूरी संस्था में जो साथी लोग काम कर रहे हैं वो पूरा उसी प्रोग्राम से निकल के आए हैं, उसी का प्रोडक्ट है। अच्छा हमीदा, और कौन कौन से इश्यूज पे आप काम कर रहे हो सद्भावना में? और कौन कौन से कैंपेन हैं, या ऐसे ही कोई दिल को छू लेने वाले ऐसे कैंपेन जो आपको अभी भी याद है, जो सद्भावना के अंदर आपने काम किए हैं? नहीं, सद्भावना तो कई मुद्दे पे काम कर रहा है, क्योंकि जब आप लीडरशिप कहते हैं तो लीडरशिप तो बहुत बड़ा, बहुत ही ब्रॉड शब्द है, लेकिन लीडरशिप को हासिल करने के लिए बहुत सारे पड़ाव हैं। तो जिसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला है जो मोबिलिटी है, उसके ऊपर काम करना। मोबिलिटी सीधे आपका शिक्षा से जुड़ता है, तो शिक्षा के ऊपर है कि कैसे ज्यादा लड़कियों को हम अवेयर कर पाए कि जिंदगी में शिक्षा कितना जरूरी है। तो वो एक चीज। फिर हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा है कि कैसे हम औरतों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी, कैसे हम उनको डिजिटल लिटरेसी के साथ जोड़े, ताकि वो आज का जो पूरा माहौल है, जो आज की जरूरतें हैं, उसको वो अपने स्तर पे पूरा कर पाए, वो है। फिर हमारा जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर भी काम है कि जब हम ये सब शुरू करते हैं तो वायलेंस से आप अछूते नहीं रहते हैं ना कहीं किसी भी मोड़ पे, घर के अंदर, घर के बाहर बहुत सारे वायलेंस होते रहते हैं, तो उसको कैसे एड्रेस करना है। तो इस तरह से हमारे कई काम हैं जो हम लोग ऐसे करते हैं। और इसमें जो हमारा, क्या आपने दूसरा सवाल पूछा है कि कौन सा ऐसा काम है? हाँ, जो आपको मतलब जैसे आपको ये बेबाक
वाला जो आपने हाँ, बताया, बेखौफ बेखौफ नजरें, ये आपके दिल के बहुत करीब है ना? जी, क्योंकि जी, आपने जी। उन लोगों को देखा जिनको आपने सिखाया था, जी, वो जी। उभर के एज अ लीडर सामने आए। तो इसी तरीके के कोई और कैंपेन जो आपको? तो कैंपेन तो है, लेकिन हाँ। इसके साथ साथ एक और हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है नई कौशल नई राहें, Okay. और जिसमें हम पूरा कोशिश करते हैं कि लड़कियों को कैसे हम जॉब की दुनिया में लेके आए। और ये ज्यादातर इसमें मिक्स लोग होते हैं, मतलब मिक्स लड़कियां होती हैं, उम्र से भी, मतलब कास्ट से भी, अलग अलग, मतलब ये मिश्रित लड़कियां हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं कि कोई खास समुदाय के लोग होंगे, इसमें सब जरूरतमंद समुदाय के लोग जिनकी जरूरतें हैं, जिनको मौके नहीं मिले हैं अलग अलग समय पे। तो ये प्रोग्राम मतलब बहुत दिल को छूता है, क्योंकि ये अपने आप में लड़कियों को नए विकल्प देता है कि शादी है, नौकरी है, पढ़ाई है, ये है, वो है, अब आपको चूज करना है। तो उसमें जिस तरह का हम मतलब उनके साथ जो वर्कशॉप करते हैं, जिस तरह की जानकारी साझा करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें। जैसे उनके साथ पूरा हम लोग सामाजिक तौर तरीके पे बात करते हैं, सामाजिक क्या ढांचा है उसको समझना, और एज ए लीडर जब आप उसको समझ जाते हैं और आप काम की दुनिया में जाने वाले हैं, तो कम से कम आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए, आप कहीं पर अपने आप को कमतर ना महसूस करें। और हमारी चाहत भी है कि हम बराबरी का दौर कायम कर पाएं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां नौकरी की दुनिया में जाएं। तो उसमें जो है पूरा हम लोग उनके साथ बेसिक इंग्लिश कोर्स करते हैं, उनके साथ सीवी राइटिंग की, कैसे आप अपनी सीवी खुद बनाएं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा होता है, लोग कॉपी पेस्ट मार के कैसे कर लेते हैं, और कैसे आपको जिंदगी में पहली दफा, क्योंकि ये लड़कियां कभी उन्होंने नहीं इंटरव्यू दिया है, तो कैसे आप इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर होते हैं, और कैसे आप इंटरव्यू देते हैं और कैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, दोनों तरह की चीजें। तो उस तरह का पूरा एक कोर्स 1 साल का मतलब करना, और फिर उनको एक्सपोजर कराना कि अगर आपने सोचा है अपनी जिंदगी में कि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो एक तरह का हम करियर काउंसलिंग भी कराते हैं। तो ये सब होने के बाद उनका एक्सपोजर भी कराते हैं, तो वो जाके सोचते हैं कि जिस सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं उसका माहौल क्या होगा, पहले से उन सब चीजों को समझना जानना। तो मुझे लगता है कि ये एक नया विकल्प देता है ये प्रोग्राम, कि लड़कियां जाएं और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और लड़कियों को प्रेरित करें। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब दिल को छूने वाला है। और एक जो है पूरा एक हमारा डिजिटल प्रोग्राम है, जिसमें हमें याद है कि सबसे ज्यादा जो दिल को छुआ है वो हमने कोविड के समय में एक कैंपेन किया था, शहर बंदी करके। जब हमारा शहर बंद था और लॉकडाउन चल रहा था, तो कोई भी हमारे पास उस तरह के सोर्सेज नहीं थे कि हम जाके मिल पाएं, कर पाएं। तो उस समय हमारा यही सब जो अनुभव रहा है बहुत काम किया है। जो हमारी बहुत सारी लड़कियां थी, अलग अलग क्षेत्र में लड़कियां थी, उन्होंने पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करने का काम किया, डिजिटल स्टोरी को कलेक्ट करने का काम किया। तो वो मेरे लिए बहुत छूने वाला था। उसमें ये था कि बहुत सारे कंपटीशन वही कम्युनिटी में होते थे, और जिसके बहुत अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे एक हमें याद है कि एक था मोहल्ला पकवान। तो उस समय बहुत सारे त्योहार भी गुजर रहे थे, हर कम्युनिटी के त्योहार थे, लेकिन जो कोविड ने अपना कब्जा रखा था, और जिस तरह से लोग त्योहार को एंजॉय करते थे उन जमानों में नहीं कर पाए 2-3 साल। तो कम से कम सामग्री में कैसे नई चीजें इजाद की जाए, नया खाना कैसे बनाया जाए। तो मोहल्ला पकवान करके एक कंपटीशन था, और जिसको हम लोगों ने लॉन्च किया। और मोहल्ले, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जो खाने का पूरा किचन का जो दिखाते हैं आजकल यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत ही क्लास में भी बटा हुआ है, तो वो हमको मोहल्ले का फील कभी कभी नहीं देता है। लेकिन कई होंगे भी जो देता भी होगा, लेकिन हमारे जानने में बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कम्युनिटी के लोग अपने खाने को प्रेजेंट करें। तो हमने देखा कि बहुत नई नई चीजें, जो भी सामग्री उनके घर में मौजूद थी, उन सामग्री से उन्होंने नई चीजें बनाई, नई नई डिशेस बनाई। और हमारे पास तकरीबन 300 से ज्यादा वीडियोस आए ऐसे पका के। और हम लोगों ने भी उनको फिर अप्रिशिएट करने के लिए हमने टॉप 10 रखा। फिर टॉप 10 से हमने 3 लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके जूरी बिठा के, और फिर ये सब डिजिटल कर रहे थे, सब डिजिटल, ऑनलाइन सब जी। तो उस तरह से ये देखने को मिला कि लोग बहुत
उत्सुक हैं, बहुत ही वो भी इनोवेटिव तरीका ढूंढते हैं, लेकिन ये मौके उनके पास नहीं है। ये चाहते उनके अंदर है, लेकिन वो जब आप कोई चीज अनाउंस करते हो तब उनको पता लगता है। तो वो हमने कहा फिर हमारा तो ये तो एकदम छा गया। फिर हमने अलग अलग इसी तरह से अलग अलग कंपटीशन करना शुरू किया। हमने कबाड़ से जुगाड़ भी किया कि अभी कोविड में बहुत सारी औरतों ने घर में कुछ कुछ बनाना शुरू किया, तो देखा कि घर के वेस्ट मटेरियल से कितनी औरतें कुछ कुछ बना रही हैं। मतलब इतने हुनर हैं, बट शायद उनके पास मौके नहीं है उनको प्रेजेंट करने का। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म उनके लिए बना, जहां पर वो अपने काम को प्रेजेंट कर पाई कि हम एक तो अपनी पहचान के साथ, कि मैं किस समुदाय से आती हूँ, किस पहचान के साथ आती हूँ और किस हुनर के साथ आती हूँ, उसको प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म बना। तो मुझे लगा कि वो सब हमें बहुत छुआ। फिर मुझे याद है कि हमने ये तो कबाड़ से जुगाड़ किया था, और उसके बाद कलम वही नजर नहीं, तो उस तरह से कहानियों को हमने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया कि औरतें और लड़कियां उनकी जिंदगी में उनका रोल मॉडल कौन है, और अगर उसके बारे में लिखना हो तो वो क्या लिखेंगे। तो उसका नाम था कलम वही नजर नहीं। तो ये जो पूरा डिजिटल प्रोग्राम था, ये बहुत ही हमारा मतलब दिल का बहुत करीब रहा है, और इसी वजह से उस दौर से हम लोग आके और फिर अभी उसको खत्म नहीं किए, वो चल रहा है। और औरतों को कैसे डिजिटली अवेयर करना है, कैसे उनकी जानकारी को बढ़ाना है, ऑनलाइन कैसे उनको लाना है, ये सब हम लोगों ने कोशिश किया, और हम कई हद के बाद हम कर पाए उसको। अच्छा हमीदा, जैसे जब आपने शुरुआती दौर पे काम शुरू किया था और अभी भी आप काम कर रहे हो कम्युनिटी में, उस टाइम के लोगों में या जिनके बीच में आप काम कर रहे हैं और आज के टाइम पर क्या बदलाव दिखता है? क्या बदलाव दिखता है? मतलब मेरा तो सबसे पहला प्रश्न यही है, या अगर है बदलाव तो वो किस तरीके का है? मुझे लग रहा है कि बदलाव तो है, तभी हम आप यहाँ बैठे हैं। और लड़कियां भी जो एक हुजूम जो तैयार हो रहा है लड़कियों का, औरतों का, और अलग अलग किस्म के लोगों का, जो मतलब कम्युनिटी से आते हैं और अपने अलग अलग हुनर के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरह का बदलाव है। बहुत एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम ऐसे जानकारी के मसले में बात करें तो पहले की अपेक्षा जानकारी तो बढ़ी है, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा भी बहुत सारी चीजें चल रही है। जो लोग आज इंटरनेट चला रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो लगातार चीजें देख रहे हैं। और इसके साथ साथ संस्थाओं ने भी बहुत अपने काम को जमीन पे ले जाके किया है, जिसकी वजह से लोगों की जानकारी बढ़ी है। तो अगर हम कहें कि कोई भी स्कीम निकल रही है, तो मतलब पहुंच पाना कितना मशक्कत वाला काम है वो एक अलग बात है, लेकिन जानकारी के अगर मसले में बात करें, जानकारी तो है। और अगर बदलाव के बारे में बात करें तो अभी हम देख सकते हैं कि कोविड के बाद से जिस तरह से लड़कियों की भागीदारी कामों में बढ़ा है, क्योंकि हमने देखा कि कोविड में ज्यादातर जो घर के मर्द जो कमाने वाले थे, उनका रोजगार बंद हो गया था। औरतों से ही घर चला है, चाहे वो औरतें कामगार औरतें रही हैं, डोमेस्टिक वर्कर रही हैं, या फिर वो जिस तरह का भी वो काम करती रही हैं, उन्होंने जैसे भी किया, या कुछ औरतों ने नया काम शुरू किया उस समय, उन्हीं से ही घर चला है। और जब उन्होंने शुरू किया तो वो फिर उन्होंने बंद नहीं किया, रुकी नहीं। तो हमें लगता है वो दौर ने भी औरतों की और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई है कामों में। और एक तरह से जिस तरह से पितृसत्तात्मक समाज जो सोचता रहा है कि ये जो एक तरह का, क्योंकि पावर जो आता है वो एक आयाम उसका पैसा भी है। तो जो एक ये है ना कि औरतों को हमेशा ये सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो, कमा के तो मैं लाता हूँ, जिस दिन तुम कमाओगी पता लगेगा। तो ये कोविड में मर्दों को भी पता लगा, जो लोग कमाने वाले हैं, और उन्हें एहसास हुआ कि औरतें भी भागीदारी लेती हैं घर को संभालने में। सिर्फ वो घर का खाना ही नहीं बनाती, बल्कि बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब समाज में सर उठा के जीने का भी, सम्मान पाने का भी, और साथ में काम करके घर को चलाने का भी। तो वो एहसास कोविड में लोगों को हुआ है। और जब ये सिलसिला हुआ है, बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी रही हैं, लेकिन सकारात्मकता में मैं कहूँ जो मुझे बहुत खुश करता है कि चाहे जो भी हो, कोविड ही एक चीज रहा है, लेकिन औरतों को बहुत मौका मिला है। और जमीन से जूम पर आने की बात, और जमीन से डिजिटल पे आने की बात, औरतों को नहीं पता था कि उनके बच्चे का ऑनलाइन सेशन कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे पेरेंट्स मीटिंग होगी, क्योंकि अभी सरकारी स्कूल में भी ऐसे कर दिया था। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। शायद कोविड ने केवल वही है, नेगेटिव चीजें ही नहीं, वो तो रही, बट
पॉजिटिव उसमें मतलब पूरी की पूरी मुझे लगता है बहुत दुनिया ही ट्विस्ट हो गई कि किसी ने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, हम पूरा का पूरा ऑफिस बंद करके ऑनलाइन चला सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत दूसरा पर्सपेक्टिव दिया है। ये मैंने नहीं कभी सोचा था कि जो पुरुष जब घर के अंदर थे तो महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता दिखाई और उन्होंने ये प्रूफ किया कि नहीं हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात जो आप बोल रहे हो ना कि वो रुकी नहीं, वो लगातार फिर उसमें आगे बढ़ती ही चली गई। और उसका परिणाम यही है कि वो नहीं रुकी और आज वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी नहीं रोकेंगे। लेकिन ये सोचने वाले की संख्या बहुत कम है। लेकिन हम इतने में ही खुश हैं। जो आपने सवाल पूछा तो हमें लगता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक तरीके की शुरुआत थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। राइट। तो ये सिलसिला है, चल रहा है, हम 100 के साथ काम करते हैं। 20 लड़कियां भी अगर निकल जाती हैं, 20 औरतें भी निकल जाती हैं तो हमारे लिए वो बड़ा अचीवमेंट है। तो हामिदा, मैं आपसे आखिरी में ये पूछना चाहती हूँ कि आप आजकल की लड़कियों को या महिलाओं को किस तरीके का संदेश देना चाहती हैं? उनको क्या ऐसा चीज बोलना चाहती हैं जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा करने से वो अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हर लड़की, हर औरत पहले तो अपने आप में विश्वास रखे, अपने काबिलियत को समझे, पहचाने कि मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या हुनर है और उस हुनर को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है वो पहचान पाना, यानी खुद को पहचान पाना, वो सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन आप खुद को पहचान लिए तो समझ लीजिए दुनिया आपको पहचानेगी। तो पहचान की जो बात है, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ। दूसरा ये कि अभी पूरा हमारा डिजिटल इंडिया है, तो ये डिजिटल जो चीज़ है ना, बहुत मज़ेदार की चीज़ है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक तरह का औजार है, टूल है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो हम सब क्यों नहीं हम डिजिटल की तरफ जाएं, क्योंकि हर घर में फ़ोन है। चाहे हमें पता है कि हर तबकों में थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन एक आध तो फ़ोन है ही है। तो महिलाएं जिस तरह की उत्सुकता रखती हैं, तो क्या वहां पर भी अपना उत्सुकता और अपनी जानकारी क्लेम कर सकती हैं। तो मुझे लगता है वो अगर जानकारी का दौर खुद से शुरू हो जाए तो मुझे लग रहा है कि हमें कोई रोक नहीं सकता। और हम जो बराबरी का सपना देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमें दिखेगा सामने। बस एक चीज और हामिदा, आर्थिक स्वतंत्रता को आप कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती हैं महिलाओं के लिए? मुझे लगता है ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है, ये जो आज़ादी है, ये आपको बहुत अलग पहचान देता है। और घर में जिस तरह की अहमियत आपकी बढ़ती है, चाहे आपका मैका हो, चाहे आपका ससुराल हो, क्योंकि ये जो आर्थिक आज़ादी है और आज़ादी के साथ में जो आपके हाथ में जो पैसे आते हैं, वो आपको बहुत मजबूत करता है। और हमने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब हमने सपोर्ट करना शुरू किया तो हमने देखा कि हर एक चीज में हमारा मतलब निर्णय मायने रखने लगा। तो मुझे लगता है कि हर औरत जब कमाने लग जाती है, आत्मनिर्भर बनती है, तो वो आत्मनिर्भरता से लोगों को अपने साथ लाती है। और एक तरह का जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये पितृसत्तात्मक समाज है, मुझे लगता है कि वो फिर चैलेंज भी करती है कि कोई भी एक इंसान नहीं कर सकता, अगर मिलके साथ करेंगे तो परिवार और अच्छा चलेगा। तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं काम करती हैं, घर में सपोर्ट तो करती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने देखा है कि बच्चों की शिक्षा पे करती हैं। तो वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ कि उसी पे ही करना चाहिए, अपने ऊपर भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आत्मनिर्भरता है, मुझे लगता है अपने बारे में भी सोचने का मौका देता है कि मुझे क्या साड़ी पहननी है, मुझे क्या बिंदी पहननी है, मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। ये आपको मौका देता है किसी के ऊपर बिना डिपेंड हुए। तो मुझे लगता है ये आज़ादी जो होती है, ये किसी को आपको हिसाब नहीं देना है। आपको किसी को नहीं बताना है कि जो आपको 10 रुपए मिला था उस 10 रुपए का हिसाब दीजिए। तो मुझे लगता है मेरा पैसा मेरा अधिकार, तो वो मैं इस तरह से देखती हूँ। बहुत सुंदर बात कही हामिदा, और आपके साथ बात करते करते समय का बिल्कुल पता नहीं चला। तो इसी के साथ मैं हामिदा की 2-3 बातों को दोहराना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बहुत अच्छी बात बोली, और मुझे लगता है हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो सपने हैं वो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखना चाहिए, ताकि जब सुबह आप उठें तो वो सपने आपके सामने हों और आपको उसको पाने की आप
जितनी भी कोशिशें कर सकते हैं उतनी करिए। हमीदा की लाइफ हमें सिखाती है कि वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि आज भी बहुत सारे लोगों के लिए रास्ते खोल रही हैं और मौके दे रही हैं ताकि लोग भी, लड़कियां खास तौर पे, आगे बढ़ सकें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। अगर अभी तक किसी ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब में जाएं, कुछ अनकही कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।